हाँ तो नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों, वापस आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि बिहार बोर्ड द्वारा आंसर की आप लोग का जारी कर दिया गया है क्लास मैट्रिक परीक्षा 2025 में जो भी विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे उनके लिए। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, जिस वीडियो में हमने पूरे प्रोसेस बताया कि किस तरह से आप अपना आंसर की देख सकते हैं और जहाँ भी आपको आपत्ति लगता है तो आपत्ति जता सकते हैं, बिहार बोर्ड पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो का जरूर देखा। उसमें पूरी तरह से हमने आपको हर डिटेल में बतला दिया है। आज के इस वाले वीडियो में हम आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 का विज्ञान का आंसर के कराने वाले हैं और इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों चीज़ करवाने वाले हैं हम। ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। यह 1 या 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान में मैथ की तरह उतना ज़्यादा नहीं होता है। आपको बतला दें हम कि इससे पहले हमने मैथ का पूरा आंसर की सॉल्यूशन करवा दिया है, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया था। सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय प्रश्न प्लस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सभी करवा दिया गया है। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। पूरी एक्सप्लेन तरीके से हम आपको पूरा मैथ का आंसर की करवाए हैं। अब देखिए ये आंसर की कराने का क्या फ़ायदा होता है, तो इससे आपको एक अनुमान मिल जाता है कि आपका कितना नंबर आएगा। और कभी कभी होता है कि आपका नंबर आपको संतुष्ट नहीं करता है, तो आप बिहार बोर्ड पे उसके विरोध में कार्रवाई करवा सकते हैं, मतलब रिपोर्ट अपना कॉपी का रीचेक करवा सकते हैं। कॉपी का रीचेक करवाने से आपका यदि कितनों नंबर बढ़े, लेकिन बढ़ता है, कभी घटता नहीं है नंबर, तो इससे आपको एक अनुमान मिल जाएगा कि हमको इतना नंबर आएगा। यदि उससे कम आता है आपको, तो आप कॉपी अपना रीचेक करवा सकते हैं। इसीलिए आंसर की मिलवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग आज की इस वाले वीडियो को शुरुआत करते हैं, और जिसमें हम लोग साइंस का आंसर की करने वाले हैं। तो देखिए साइंस में आप लोग का यह है क्वेश्चन पेपर, जो कि हम आपको थंबनेल पे आपने देखा होगा कि यह सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन पेपर है। आप कमेंट करिएगा तो हम फर्स्ट सीटिंग का भी करवा देंगे, क्योंकि सेकंड सीटिंग का सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा था, इसलिए हम सेकंड सीटिंग का लेकर के आए हैं। यदि आप फर्स्ट सीटिंग का चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं यह जो है सेट कोड सी है। इसका सेट कोड से मतलब नहीं है, क्वेश्चन सब वही रहता है, केवल नंबरिंग चेंज रहेगा। जैसे सेट कोड ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वह सेट कोड सी में क्वेश्चन नंबर 30 या 40 होगा। यही अंतर होता है, बाकी क्वेश्चन सब वही होता है। इसलिए आपको अपने सेट कोड से क्वेश्चन को मिलाना है और फिर आंसर को मिला लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं यह प्रश्न पत्र है माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 एनुअल एग्जाम साइंस का अर्थात विज्ञान का प्रश्न पत्र है, जिसका सेट कोड है सी। आप लोग को तो यह सब मालूम ही होगा कि 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम था, 80 नंबर का एग्ज़ाम था और 2 घंटा 45 मिनट आपको समय दिया गया था। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ से आप लोग का शुरू होता है खंड अ अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोले तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, 40 आपको बनाना था। चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप लोग का निम्नलिखित में से किस लेंस से वास्तविक एवं आभासी दोनों तरह के प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ बात होता है दर्पण की, तो दर्पण में आप लोग का आता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से वास्तविक एवं आभासी दोनों तरह का प्रतिबिंब बन सकता है। लेकिन बात कर रहा है लेंस की, तो उत्तल लेंस से वास्तविक एवं आभासी दोनों तरह का प्रतिबिंब बन सकता है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्तल लेंस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश कितने रंग का मिश्रण होता है। तो यह तो सभी कोई को पता है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, अर्थात यह 7 रंगों का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न संख्या 3 है कि श्वेत प्रकाश से कौन सा रंग वर्ण किसी पेज में से होने के बाद सबसे कम झुकता है। तो देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है झुकने का। हम आपको पहले बतला देते हैं, यदि आपसे बोला जाएगा कि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किस रंग का होता है, तो तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। बाकी विचलन पूछेगा, झुकना पूछेगा या विचलन झुकना ये सब पूछेगा तो ये सब बैगनी का होता है। तो यहाँ पूछ रहा है सबसे कम, तो सबसे कम लाल का होता है और सबसे अधिक पूछता है तो आपका बैगनी होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको लाल पे सही लगाना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि नेत्र के अंदर में जो परितारिकाएं स्थित होते हैं इस तरह से आँखों को, वही आपके पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 5 है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयुक्त होता है। तो देखिए इसका एक ट्रिक आप लोग को मालूम होना चाहिए कि निकट का जब आप संधि विच्छेद करिएगा तो लास्ट में आपका अ आएगा। अ का अर्थ होता है
अवतल, और यही आप दूर का सब संधि विच्छेद करिएगा तो दूर के में आपका ऊ आएगा, ऊ का मतलब होता है उत्तल। यह एक ट्रिक था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का अवतल लेंस। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो देखिए, ओम के नियम से आप लोग को मालूम होना चाहिए, सिद्ध होता है V बराबर IR, और आप लोग को R का मान ज्ञात करना है, तो इस V को इधर भेजिएगा आप लोग का, तो V/I हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा V/I, जो कि ऑप्शन नंबर आप बी में देखिएगा तो R बराबर V/I दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक, तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, जिसको इस तरह से आप लोग को सूचित किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि देखिए, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होंगे ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में वाट घंटा दिया है, जबकि इसका राइट होगा किलो वाट घंटा। तो किलो वाट घंटा देता तब जाके ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ पे वाट घंटा दिया है तो यह रॉन्ग होगा। फिर सी में केवल वाट दिया है तो यह भी रॉन्ग होगा। लेकिन यदि आप अपने मीटर में देखिएगा, आपका बिजली बिल जो आता होगा आपके घर का, वह यूनिट में आता है, वही आपका व्यापारिक मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। यूनिवर्सल डोनर मतलब कि पूरे विश्व भर में देने वाला। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वह किसी को भी अपना खून दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर ओ को ही कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कहलाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन किस रूप में करता है। तो देखिए, प्रोटोजोआ के बारे में पूछा जाए, यह आपसे पूछा जाएगा कि रंध्रों से रंध्रों अपना जो गैस को बाहर निकालता है वह किस प्रक्रिया द्वारा करता है। तो वह भी विसरण होगा, और प्रोटोजोआ का भी निष्कासन विसरण क्रिया ही के द्वारा होता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि बबूल के पौधे में मुख्यतः उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है। तो बबूल के पौधे को जब आप काटिएगा, बबूल का पौधा जिसमें लंबे लंबे कांटे होते हैं, उसको जब आप काटिएगा तो उसमें से गोंद निकलेगा, जो कि नॉर्मली आप इधर भी अपने आसपास कोई ना कोई पेड़ काटे होंगे तो उसमें से गोंद निकला होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो सेरिब्रम होता है वह मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है, 2/3 भाग होता है, यानी सबसे ज़्यादा भाग यह सेरिब्रम ही होता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि यह जो टेस्टोस्टेरोन है यह एक नर हार्मोन है, और इसी टेस्टोस्टेरोन द्वारा जो हमारा शुक्राणु निकलता है उसकी मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। तो नर हार्मोन है, तो इससे साबित होता है कि यह वृषण से निकलेगा, क्योंकि वृषण पुरुषों में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्यों होगा, तो क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन है और पुरुषों में यानी नरों में वृषण पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बाकी इधर बात करेंगे अंडाशय, तो अंडाशय स्त्री में पाया जाता है, और वृक्क से तो केवल रक्त छनाता है और उसके बाद मूत्र का निर्माण होता है, तो इससे तो एकदम नहीं होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है। तो देखिए, आप लोग को मालूम होना चाहिए जो ऑक्सिन और जिब्रेलिन होता है यह वृद्धि हार्मोन है, और उसके जस्ट विपरीत में यह जो एब्सिसिक एसिड होता है यह वृद्धि रोधक हार्मोन होता है, और यह एथिलीन यह फल पकाने का कार्य करता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कोशिका विभाजन को रोकता है अर्थात वृद्धि रोधक हार्मोन, तो एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा वृद्धि रोधक हार्मोन। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है। तो यह तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि प से पुष्प होता है और प से पुंकेसर होता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। यह काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि सबको को मालूम है कि हमारे पृथ्वीवासियों के लिए ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है सूर्य ही, हमारे पृथ्वीवासियों के लिए ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल पूछे गए थे 2025 में। मैथ का भी बात करें तो काफ़ी सिंपल था, साइंस में भी काफ़ी सिंपल था, थोड़ा टफ था तो हिंदी में टफ था, और प्लस सोशल साइंस में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। बाकी सभी सब्जेक्ट में सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से महासागरों में उपलब्ध है। तो देखिए,
महासागर में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, यानी ज्वार ऊर्जा भी वहाँ होगा। महासागरों में तरंग भी उठते हैं, तो तरंग ऊर्जा भी होगा। और महासागर में सागर का ताप भी जरूर होता है महासागर के तली में, तो यह तीनों ऊर्जा महासागर से प्राप्त हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो तारापुर आप लोग को मालूम है महाराष्ट्र में है। यही पूछ लेता आप राणा प्रताप सागर, तो यह राजस्थान में होता। बिहार में तो कोई नहीं है, बरौनी इत्यादि है, तो वह सब छोटे मोटे हैं। तो यहाँ पे तारापुर का पूछ रहा है, तो महाराष्ट्र में होगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ कहलाते हैं। बिहार बोर्ड का आज तक इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। सबको मालूम है कि अभिकारक कहलाते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। यह क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़िएगा तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। कह रहा है ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा छेपी हो जाएगा। यही पूछता बोलता है कि ऊष्मा का अवशोषण होता है किस अभिक्रिया में, तो ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है। लेकिन कह रहा है ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो ऊष्मा छेपी में ऊष्मा उत्पन्न होता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें होता है। तो उपचयन में आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का होता है वह इलेक्ट्रॉन का हानि होता है। तो इसमें हाइड्रोजन का वियोजन बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन का संकलन यह भी सही है, और इलेक्ट्रॉन का हानि यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इनमें से सभी। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न संख्या 23 है कि निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित सूचक मतलब कि जो मानव द्वारा बनाया गया है, जो कृत्रिम है। तो हल्दी तो एक प्राकृतिक चीज़ है, यह आप लोग को मालूम होना चाहिए। और ये जो लिटमस पत्र होता है यह भी लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है, जो कि यह एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है। और लाल पत्ता गोभी भी तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि यह एक पौधा है, अर्थात यह प्राकृतिक सूचक है। लेकिन यह जो मिथेल ऑरेंज है यह मानवों द्वारा बनाया गया संश्लेषित सूचक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल निटस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल और को नीला बात करें तो क्षार होगा, यही नीला को लाल करता तो अम्ल होगा, और कहेगा कि कोई असर नहीं पड़ता है तब जाके लवण हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से मनुष्य आहार नाल का एक अवशोषी अंग क्या है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि मनुष्य आहार नाल का सबसे अवशोषी अंग अपेंडिक्स है, जिसको शरीर से निकाल दिया जाए तो इसका कोई भी कार्य नहीं है, जो कि एक उंगली के समान रचना होता है इस रूप में। लेकिन यही अपेंडिक्स में कभी कभी भोजन अटक जाता है, तब एक बहुत भयानक रूप ले लेता है और इसे ऑपरेशन द्वारा काट के निकालना पड़ता है। तो यह एक अवशोषी अंग है, लेकिन कभी कभी यह मानव के लिए घातक भी साबित हो सकता है। ठीक है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। तो देखिए, जो मांसाहारी जीव होते हैं उनकी छोटी आंत की लंबाई छोटी होती है। मतलब मांसाहारी जीव में जो मांस उन लोग खाते हैं वह तुरंत पच जाता है, इसलिए उनका जो छोटी आंत होता है वह काफ़ी छोटा होता है। उसके विपरीत में हम बात करें शाकाहारी जीव का, तो शाकाहारी जीव जो घास फूस खाते हैं, घास फूस खाने से इनका जो पाचन है वह काफ़ी लंबा प्रक्रिया से होता है, इसलिए इनकी छोटी आंत की लंबाई भी अधिक लंबी होती है। ठीक है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि छोटी आंत का पूर्ण पचा भोजन कहलाता है। तो छोटी आंत में जो भी बचा हुआ भोजन जो होता है, जो बड़ी हाथ में आगे चल के चल जाता है, वह चाइल कहलाता है। यही भोजन आगे चल के बड़ी आंत में जाएगा और वहाँ इकट्ठा रहता है, और धीरे धीरे यह मल द्वार के माध्यम से हमारे शरीर से निकल जाता है। आगे है कि मूल रूपों द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है। तो देखिए, स्थानांतरण का अर्थ होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, तो यह तो एकदम नहीं होगा। बात करें विसरण, विसरण का मतलब होता है कि अंदर से रिसना, जो कि एकदम नहीं होगा। और ए और बी तो एकदम होगा ही नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी परासरण इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का, जब आप नॉर्मली भी अपने ज़िंदगी में देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति का जब बीपी, जो ब्लड प्रेशर है, वह हाई हो जाता है तो वह काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। उनसे आप कोई भी चीज़ बोलिएगा तो वह तुरंत चिल्लाने लगते हैं। मतलब कि उच्च रक्तचाप की अवस्था में हाइपर टेंशन हो जाता है, दिमागी रूप से बहुत ही इंसान चिड़चिड़ा जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं
चट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लगभग हर साल बिहार बोर्ड पूछता है किसी न किसी सीटिंग में। इसका उत्तर होगा 10 जोड़ी रंध्र पाए जाते हैं। अगला है कि हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। तो देखिए, हृदय में आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो रक्त होता है वह बायां अलिंद से निकल के बायां नीले में जाता है, फिर दायां अलिंद से निकल के दायां नीले में जाता है। यानी बायां अलिंद से बायां नीले और दायां अलिंद से दायां नीले। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 32 है कि रुधिर क्या है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि रुधिर अर्थात रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक का कहने का क्या तात्पर्य है? इसमें 3 शब्द आता है आपका। एक ठे आता है तरल, संयोजी और उत्तक। देखिए, तरल का मतलब होता है जो लिक्विड फॉर्म में, तो रुधिर तो लिक्विड फॉर्म में है ही। संयोजी का मतलब ऐसा होता है जो शरीर के सभी अंग को आपस में जोड़े रखने का कार्य करे। देखिए, रक्त आप देखिएगा तो शरीर के हर अंग में पाया जाता है, अर्थात शरीर के हर अंग को आपस में जोड़ने का काम करता है, और यह एक उत्तक है। तो तरल संयोजी उत्तक है। अब ऑप्शन में आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है संयोजी उत्तक है, जो कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का है प्रश्न संख्या 33 में कि वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो देखिए, वर्ग 13 से 18 तक की सबसे पहले हम बात करें पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो पीरियोडिक टेबल का संरचना कुछ इस प्रकार से होता है आप लोग का, इस प्रकार से होता है, और नीचे में आपका एंथ्रेसाइट और लैंगनाइट होता है। देखिए, इसके संरचना की हम लोग बात करें तो यहाँ रहता है एस पी डी, और यह जो नीचे रहता है इसको कहते हैं एफ। तो देखिए, इसमें कह रहा है 13 से 18, तो हम बात करें 13 से 18, तो 13 से 18 इस फॉर्म में आते हैं जो कि आपका पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक किसमें होगी? तो देखिए, इसमें हम लोग बारी बारी से सभी तत्वों को देखेंगे। तो देखिए, सोडियम में जो होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 का मतलब हो जाएगा इसमें 2, 8 और 1, यानी इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या मात्र 1 है। ठीक। अल्मुनियम की बात करें तो इसमें 3 होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन की बात करें तो इसमें हो जाएगा 4, लेकिन वही बात करें फास्फोरस की, फास्फोरस में होगा 5, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फास्फोरस में सबसे ज़्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि 5 टोटल पाया जाता है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सूर्य कौन सा ऊर्जा प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है? तो देखिए, सौर ऊर्जा में भी कोई प्रदूषण नहीं मिलता है, क्योंकि सोलर पैनल पे कोई सूर्य का किरण पड़ता है तो उसमें कोई ऊष्मा या प्रदूषण नहीं मुक्त होता है। ठीक। पवन ऊर्जा को भी बात करें तो जो वाइंड मिल, जो बड़ा बड़ा पवन चक्की होता है वह भी घूमता है, तो उससे कोई प्रदूषण नहीं निकलता है। ठीक। और जल विद्युत ऊर्जा की बात करें तो जल ऊर्जा से, यानी जो डैम में जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसमें भी किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की हम बात करें, ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि CFC जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही ओजोन परत को नष्ट करता है। और यह किस में पाया जाता है? तो जो हम AC यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, या सेविंग करने के लिए जो फोम का यूज करते हैं, उन सभी में यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है। या सबसे ज़्यादा आप बात करें तो स्प्रे में भी यह पाया जाता है, इत्र में। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि आहार और पाइन किस राज्य का जल संचयन व्यवस्था है? तो आप बिहार में भी कई लोगों सुने होंगे और कोई लोग नहीं सुने होंगे आहार एवं पाइन के बारे में, लेकिन यह बिहार का ही जलीय व्यवस्था है। फिर आगे बात करें हम, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो मृदा भी प्रकृति में पाया जाता है, वायु भी प्रकृति में पाया जाता है, और जल में प्रकृति में पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि वनों पर आधारित उद्योग कौन से हैं? तो देखिए, लकड़ी उद्योग जो है यह वन ही से प्राप्त होते हैं, कागज भी लकड़ी से प्राप्त होता है, यानी यह भी वन पे आधारित होगा, और लाख भी जो है वन से प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जगह इनमें से। बढ़ते हम आगे। अगला आपका 40वां नंबर प्रश्न है कि हमें इनमें से किसमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, जो भी घेंगा के पेशेंट होते हैं, घेंगा के पेशेंट को नमक खाने की ज़्यादा सलाह दी जाती है, क्योंकि नमक में पाया जाता है आयोडीन। तो आयोडीन के लिए सबसे उचित चीज़ है नमक। चावल और चीनी तो एकदम सोचना ही नहीं है, इसमें आयोडीन पाया ही नहीं जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विद्युत विभव में कौन सी राशि होती है? तो विद्युत विभव में
अदिश राशि है। बहुत लोग इसमें अदिश एवं सदिश दोनों में कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन इसमें होगा अदिश राशि। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है। तो विद्युत मोटर किस क्रिया पर आधारित होता है? एक तो आप लोग को मालूम है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर यह आधारित होता ही है, और ऊपर से जो आर्मेचर उसमें होता है विद्युत मोटर में, वह घूमता है, यानी घूर्णन करते रहता है, अर्थात यह आर्मेचर के घूर्णन पर भी आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनमें से दोनों। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 कि निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त हो सकती है? अब देखिए, यहाँ पे होना चाहिए दक्षिण हस्त नियम, जो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम होता है, उससे ही आपको धारा की दिशा मालूम हो जाता है, क्योंकि इस तरह से कोई धारावाही तार को पकड़ा जाता है तो ये सब चुंबकीय क्षेत्र बताएगा और यह धारा बताएगा। या वाम हस्त नियम से भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन बिहार बोर्ड जो ऑफिशियल आंसर की जारी किया गया है उसमें लेज का नियम बताया जा रहा है, जो कि इस पर डाउट है मेरे को। अब आपको कौन सा सही लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि ये लेज का नियम नहीं होगा तो आप लोग जरूर जाके जो बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर ऑफिशियल आंसर की जारी किया गया है उसमें आप आपत्ति जता सकते हैं, और उसमें आप लिख सकते हैं दक्षिण हस्त नियम या वाम हस्त नियम। तो आप कमेंट करके पहले बताइएगा कि इनमें से कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम इस 43 नंबर क्वेश्चन को डाउट में रखते हैं, आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर हमें बताइएगा। हमारे अनुसार इसका आंसर सी होना चाहिए, लेकिन आपका जो बोर्ड का आंसर की जारी किया गया है बिहार बोर्ड द्वारा उसमें ऑप्शन ए बतलाया गया है। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है। अगले है कि लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो देखिए, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जितना भी हम तार का लंबाई बढ़ाएंगे, अपने घरों में भी आप देखे होंगे, उतना उसमें से जो धारा होता है वह कम प्रभावित होता है। मतलब जितना आप लंबा तार करते जाइएगा आपका जो धारा मिलेगा वह कम मिलेगा, अर्थात उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो पूछ रहा है लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है, अर्थात ज़्यादा होता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 46 नंबर प्रश्न है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की प्रतिरोधकता होती है तो 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि जीवाश्म ईंधन को जलाने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो गए हैं। मुक्त होती है मार के आ गए एग्जाम में, लेकिन पूछा जा रहा है मुक्त नहीं होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता ही है, और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 भी मुक्त होता है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन गैस है यह जीवाश्म ईंधन को जलाने पर नहीं मुक्त होता है। आगे हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है? तो आप लोग को मालूम है कि बायोगैस में 75% मेथेन पाया जाता है। मेथेन बोले तो CH4, यही सबसे मुख्य अवयव है। आगे बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि हार्मोन जो किशोरियों में यौनारंभ के लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो हमने शुरू में ही आप लोग को बताया था कि जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में शुक्राणु एवं उनकी वृद्धि, इस सब जो कार्य है वह टेस्टोस्टेरोन निर्धारित करता है। यहाँ पूछ रहा है यौनावस्था में किशोरियों बोले तो पुरुषों में, तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन की सुरक्षित गर्भपात की अवधि किस अवस्था में होती है? तो बास्टुला जो होता है, इसमें जो बच्चा होता है माता के पेट में, अभी थोड़ा बहुत एकदम उसमें अंग नहीं, थोड़ा अवशेष बस रहता है, उस स्थिति में यदि गर्भपात किया जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होता है, वह एक सुरक्षित स्थिति होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो कृत्रिम बोले तो देखिए, आप लोग को मालूम होना चाहिए जो पार्क होता है यह मानवों द्वारा बनाया जाता है। फुलवारी यानी जो गार्डन होता है आपके घरों के बाहर का, वरना कहीं भी जो गार्डन होता है यह भी मानवों द्वारा बनाया जाता है। और जल जीवचारा जो एक्वेरियम आजकल देखते होंगे आप, स्क्वायर करके रहता है, उसके अंदर कुछ छोटी छोटी मछलियाँ छोड़ दी जाती हैं जिसको कहा जाता है एक्वेरियम, तो वह भी कृत्रिम चीज़ है। तो इसमें से डी हो जाएगा। इनमें से सभी कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है, पार्क भी, फुलवारी भी और एक्वेरियम भी। आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52 है कि निम्नलिखित में से कौन अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए जो सूखा पत्ता है वह भी कभी ना कभी सड़ गल जाएगा, भोजन भी कभी ना कभी सड़ गल जाएगा, मृत जीव कोई भी जीव आप देखिएगा
तो उसको विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे सूक्ष्म जीव खा करके गला देते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक है यह कभी भी पर्यावरण में गलता नहीं है, यह हमेशा बरकरार रहता है। आप किसी प्लास्टिक को अभी मिट्टी में दबा देंगे और हजारों साल बाद भी आप देखिएगा तो वह प्लास्टिक वहीं का वहीं रहेगा, वह उसमें कोई भी गलेगा उलेगा नहीं। फिर बढ़ते हम आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सही आहार श्रृंखला क्या है। तो इसमें आपको बतलाना है कि कौन किसको खा रहा है, तो यह सही रूप से बतला रहा है। तो देखिए पहला की बात करें तो पहला में मछली घास को खाएगी, यह कभी नहीं हो सकता है क्योंकि मछली कभी घास नहीं खाती है। दूसरा है बकरी घास को खाएगी, ठीक है, लेकिन घास हिरन को खाएगा, यह कभी नहीं हो सकता है। तीसरा बात करें तो तीसरा है हिरन घास को खाएगा और हिरन को शेर खाएगा, यह हो सकता है क्योंकि हिरन घास को खाती है और हिरन को शेर खाता है, यह बिल्कुल राइट है। वहीं डी की हम बात करें तो सांप चिड़िया को खाएगा और घास सांप को खाएगा, यह तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, घास हिरन और शेर। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि जो पदार्थ जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे कहते हैं। अपघटित मतलब कि जिसको एक बार जैसे सूखा पत्ता हो गया तो वह अगर पर्यावरण में उपस्थित रहता है तो वह कभी ना कभी गल जाएगा यानी अपघटित हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं जैव निम्नीकरणीय योग्य। उसके बाद बात करते हैं हम। अगला प्रश्न है कि कचरा प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है। तो पहला शहर के बाहर कचरा जला देना, बिल्कुल राइट है क्योंकि जहाँ मनुष्य नहीं रहता है शहर से एकदम दूर आप कचरा को जला सकते हैं, ये सही है। फिर गड्ढा को में भर देना, यह भी राइट है क्योंकि यदि आप कचरा को गड्ढा में भर दीजिएगा तो वह कभी ना कभी जाके अपघटित हो जाएगा, तो यह भी कचरे का प्रबंधन है। फिर एक कुछ कचरे का पुनर्चक्रण, जैसे कि कागज अखबार हो गया, उसको बुक कॉपी मॉलने के काम ले सकते हैं हम लोग। कुछ प्लास्टिक के बोतल उनका पुनः रीयूज कर सकते हैं, तो कुछ कचरे का पुनर्चक्रण करके भी आप कचरा प्रबंधन कर सकते हैं, यानी इनमें से सभी होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य को कौन सी बीमारी हो सकती है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो त्वचा का कैंसर होता है यानी स्किन कैंसर, वह आपका सूर्य के पराबैंगनी किरणों से यानी अल्ट्रा वायलेट किरणों से होता है। आगे हम बात करते हैं कि टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है। तो टिंचर आयोडीन में आप लोग को मालूम होना चाहिए एथिल अल्कोहल होता है, C2H5OH उपस्थित होता है किसमें, तो टिंचर आयोडीन में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58 कि CH3 CH2 CH2OH किसका आयुपैक नाम है। तो CH3 बोल रहा है यानी C के ऊपर में आप लोग को H3 को लगाना है, H3। फिर है CH2 यानी C के में H2 को लगाना है। फिर आगे बात करें तो है CH2, फिर वही चीज़ C के ऊपर में 2 H लगाना है और फिर कर रहा है OH। तो यहाँ देखिएगा आपका C3 को है, C3 है और H है 1 2 3 4 5 6 7, C3H7OH। तो जो C3H7OH ये फार्मूला जो है मेथेन एथेन प्रोपेन, तीसरा नंबर पे प्रोपेन आता है, अर्थात ये प्रोपेनॉल का फार्मूला होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रोपेनॉल। आगे बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। तो देखिए एथनॉल जो होता है यह लिक्विड फॉर्म में होता है, इसी से अल्कोहल भी बनाया जाता है जो कि दारुओं में उपयोग होता है, तो शराबों में उपयोग होता है। तो एथनॉल जो है एक लिक्विड चीज़ है। फिर आगे है अगला प्रश्न कि बेंजीन सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके बनाता है। तो देखिए नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में मिलता है बेंजीन के साथ, तब वह नाइट्रोबेंजीन का निर्माण करता है जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोग का 61 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको बिहार बोर्ड के आंसर की पे आपत्ति जताना है क्योंकि बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों को राइट बतलाया है, जबकि आपको मालूम है OMR सीट में केवल एक ही पे आप लोग गोला भर सकते हैं, यदि आप 2 पे गोला भरते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो यह तो सरासर बिहार बोर्ड द्वारा गलती किया गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, इनमें से सभी होना चाहिए या फिर कोई एक होना चाहिए। होगा तो एथेनॉल भी होगा, प्रोपेनॉल भी होगा, यह दोनों यौगिक इस ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बिहार बोर्ड ने इसमें
ऑप्शन ए और बी दोनों राइट बतलाया है और आप OMR शीट में दोनों राइट नहीं गोला लगा सकते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है आपसे कि आप जा करके क्वेश्चन नंबर 61 पे जाके आप अपना आपत्ति जताइए और उसमें लिखिए कि ऑप्शन केवल एक ही ऑप्शन हम अपने OMR पे सही कर सकते थे, ऑप्शन ए और बी दोनों सही नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग के निम्नलिखित में से 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह डॉबरेनर के त्रियक नियम को बनाता है। तो देखिए डॉबरेनर का जो त्रियक नियम था उसके अनुसार था कि दो तत्वों को यदि 3 तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान की अवस्था में हम सजा देते हैं और जो बीच वाला तत्व होता है उसका द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के योग करने के बाद उनका 2 से भागा देंगे तो वह निकल के आएगा। तो यह जो लागू हो रहा था यह कैल्शियम, सर्बियम और बेरियम पे लागू हो रहा था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग ओजोन का आणविक सूत्र, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, O3 होता है। फिर आगे बात करते हैं ऑक्सीजन के अणुओं के बीच, परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन के बारे में बात करें हम लोग तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ऑक्सीजन किसी भी आबंध बनाता है तो 2-2 को साझा करता है, तभी जाके उसके 8 बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन पूरे हो पाते हैं। यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का इसका ऑक्सीजन का बाह्यतम कक्ष में 6 ठे जो इलेक्ट्रॉन परमाणु पाए जाते हैं वह 6-6 ठे पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक, 6-6 ठे पाए जाते हैं तो एक तो आप 2 इधर से ले लेगा और 2 इधर से ले लेगा, तो इस प्रकार से दोनों के 8-8 पूरे हो जाएंगे और यह 2 ठे ले रहा है अर्थात यह डबल बॉन्ड बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि तेल लगा हुआ कागज होता है। तो आप किसी भी कागज में यदि तेल लगा देंगे तो उसमें से प्रकाश प्रकार करेंगे तो उसमें प्रकाश का थोड़ा बहुत लगेगा कि उसके पीछे प्रकाश है, भले प्रकाश पूरी तरह से पार नहीं हो पाएगा लेकिन थोड़ा बहुत लगेगा कि उसमें प्रकाश है, यानी कि यह हो जाएगा पारभासी। ठीक है, आगे है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए सूर्य से आप लोग को मालूम होना चाहिए कि एकदम समांतर रहता है प्रकाश पुंज, सीधे 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 सीधे, तो यह हो जाएगा समानांतर प्रकाश पुंज। आगे है कि निम्नलिखित में से उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए जो उत्तल दर्पण होता है वह कोई भी प्रतिबिंब होता है उसको सीधा बनाता है एवं छोटा बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करें हम लोग, अगला प्रश्न है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र सभी को पता है 1/v + 1/u = 1/f, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। तो कोई भी आभासी प्रतिबिंब बोले तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ बात कर रहे हैं दर्पण, यह लिखता है यहाँ लेंस, दर्पण या लेंस कोई भी पूछेगा तो दोनों में आप लोग का उत्तल दर्पण सही होगा, उत्तल लेंस भी सही होगा और उत्तल दर्पण भी सही होगा, क्योंकि उत्तल लेंस का भी फोकस दूरी धनात्मक होता है और उत्तल लेंस का भी फोकस दूरी धनात्मक होता है। ठीक है, अब मात्र 10 प्रश्न बचे हुए हमारे। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होगी। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे दिया गया वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर दिया है 32 और f ज्ञात करना है। तो f बराबर होता है r/2 यानी 32/2, 2 से भागा देंगे तो बचेगा 16। अब कह रहा है उत्तल दर्पण के बारे में, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है यानी प्लस में 16, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे है अगला प्रश्न कि 72 निम्नलिखित में से आवर्धन शीशा यानी मैग्नीफाई ग्लास कौन होता है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो भी मैग्नीफाई ग्लास जो बड़ा वस्तु देखने में काम आता है वह उत्तल लेंस से बना होता है। यहाँ दर्पण की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि उत्तल लेंस का पावर अधिक होता है और मैग्नीफाई ग्लास में भी अधिक पावर की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम। तो ये तो सिंपल है, CaOCl2, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बहुत लोग इसमें सी पे टिक मारेंगे क्योंकि सी में भी आपको सब चीज़ दिया है, केवल लास्ट में क्लोरीन पे पावर 2 छोड़ दिया है, लेकिन यह गलत होगा क्योंकि क्लोरीन साथ हमेशा 2 लगा हुआ रहता है। आगे हम बात करते हैं अम्ल राज्य में HCl एवं HNO3 का अनुपात क्या होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि देखिए इधर 3 है तो इधर 3 की आवश्यकता होगी और इधर 1 की आवश्यकता होगी, अर्थात ये 3 अनुपात 1 में मिला होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि PbHNO3 किस प्रकार का लवण है। तो देखिए Pb
और पीबी का बात करें और उसके साथ में OH लगा दिया जाए तो ये समझ लीजिएगा यह क्षारीय लवण होगा। अगला है कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं जल के परमाणुओं का अनुपात क्या होता है। तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो यहाँ आप देखिएगा तो कि अमोनिया पे N पे 1 पावर है और H पे 3 पावर है, यानी 1:3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1:3। आगे हम बात करते हैं 77वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। तो सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड होगा। आगे बात करते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78वां प्रश्न है कि निम्नलिखित संकेतों को व्यक्त करने वाले तत्वों में कौन धातु हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो पहले आपको यहाँ पे परमाणु संख्या के आधार पर मिलाना होगा। तो पहला ए में देखें तो ए में 8 नीचे में दिया गया है, यानी परमाणु संख्या 8 होता है ऑक्सीजन का, जो कि कोई धातु तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है, फ्लोरीन भी नहीं होगा। फिर उसके बाद 12 नंबर बात करें तो मैग्नीशियम होगा, जो कि मैग्नीशियम एक धातु है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब कैसे होगा तो देखिए यहाँ पे बताता है, नीचे वाला जो चीज़ होता है ये होता है परमाणु संख्या, ऊपर होता है परमाणु भार। तो परमाणु संख्या की बात करें तो 12 परमाणु संख्या होता है आपका मैग्नीशियम की Mg की। तो Mg एक धातु है और यहाँ पूछ रहा है कि कौन धातु को निरूपित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि पारा और एक अन्य धातु का मिश्र धातु कहते हैं। तो देखिए आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कोई भी अभिक्रिया होता है उसमें यदि पारा भाग ले लेता है तो उसको हम लोग अम्लगम कहते हैं। कोई भी अभिक्रिया, किसी प्रकार का अभिक्रिया हो, यदि उसमें पारा होगा तो उसमें अम्लगम कहलाता है। ठीक है। फिर उसके बाद अंतिम प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कार्बन के अप्रूफ है। तो हीरा भी कार्बन के अप्रूफ है, फुलेरिन भी है और ग्रेफाइट भी कार्बन के अप्रूफ हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। इस प्रकार से हमने पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग का 80 प्रश्न कर दिया। आगे आप देखिएगा तो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव काफ़ी सिंपल है, तो हम इसको अगली कंप्लीट करेंगे। सारा तीनों सब्जेक्ट का अगले ही वीडियो में होगा। इस वीडियो में हमने आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा दिया 80 का 100। कहीं भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जरूर जवाब दिया जाएगा। बाकी एक प्रश्न हमने भी आपके लिए छोड़ा है, उसका उत्तर जरूर आप दीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि लाइक करने में कोई पैसा वैसा लगेगा नहीं, इसलिए लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके आने वाला जो पार्ट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके सब्जेक्टिव के पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।